इसी भारत देश में आयुर्वेद का प्रतिष्ठा में कमी क्यों आई या यह पराभव की स्थिति क्यों हुई? तो इस पर एक गहन विचार की आवश्यकता कि आयुर्वेद पॉपुलर हो रहा है कि आयुर्वेद डिफेम हो रहा है, क्योंकि कई लोग आयुर्वेदा को स्यूडो साइंस बोल रहे हैं। है। किसी भी विधा के विकास के लिए राजनैतिक सत्ता का वरदान अनिवार्य है। तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने आयुर्वेद को उठाया। मैंने कहा नहीं, आयुर्वेद ने मेरे को उठाया। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर ये आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी आज इतनी ज्यादा क्यों आई? मैं हूँ वैद्य बालेंद्र प्रकाश, एक परंपरागत वैद्य का बेटा, और बीएमएस की डिग्री भी प्राप्त की है। और 1978 से बीएससी करने के बाद आज तक मैं आयुर्वेद की औषधि निर्माण, आयुर्वेद की चिकित्सा, आयुर्वेद के अनुसंधान, इसमें जुड़ा हुआ हूँ। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मैं करता रहा हूँ। आज मेरे साथ हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्वान प्रोफेसर आनंद चौधरी जी, जो वहाँ पर विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीएचयू की काफ़ी बड़ी बड़ी कमेटियों में चीफ डॉक्टर भी रह चुके हैं। और ये देश के एक ऐसे रसशास्त्री हैं, मैं तो रसशास्त्र आयुर्वेद की एक विधा है, मैं समझता हूँ कि इनसे ज़्यादा ज्ञानी इस सब्जेक्ट का कोई नहीं है। तो आज बड़ी प्रसन्नता है कि यूपीएस के प्रांगण में जब हम एक आयुर्वेदा फॉर ऑप्टिमम इम्यूनिटी के सिम्पोजियम में मिले हैं, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इनको पॉडकास्ट में होस्ट कर रहा हूँ। आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद जो पॉपुलर हुआ है, वो एक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये मीडिया के नए टूल है। और मैं समझता हूँ कि समय के साथ जैसे तकनीकी तकनीकी बढ़ रही है और लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आयुर्वेद भी अछूता नहीं। तो यूट्यूब केवल आयुर्वेद के लिए नहीं, सभी चीज़ों के लिए पॉपुलर हो गई है। पर आयुर्वेद पॉपुलर कब से हुआ? तो अगर हम बोले एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक, तो अनादिकाल से इसको पॉपुलर की शाश्वत है। पर दुनिया में अगर आयुर्वेद पॉपुलर हुआ, तो इसके पीछे एक सज्जन ने काम किया, जिनका नाम है महर्षि महेश योगी। आयुर्वेद हमारे देश में था, और एक समय ऐसा आ गया था कि आयुर्वेद को बोलने का मतलब है कि आप बैकवर्ड हो, आप समाज के कुछ अलग हो। पर महर्षि महेश योगी जो अमेरिका चले गए थे, उन्होंने योग की स्थापना की और उन्होंने दुनिया को बताया कि वो योग से उड़ सकते हैं। पर अमेरिका में वो भूल गए कि अमेरिका हिंदुस्तान नहीं है। उनको साइंटिस्ट ने कहा उड़ के दिखाओ। अब महेश योगी जी ने अपने चेलों के साथ एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, योग की कुछ क्रियाएं की, और उन्होंने दिखाया कि वो उछल सकते हैं। परंतु जो उड़ने का जो क्राइटेरिया है कि आप कितने सेकंड हवा में रहेंगे तो उसे उड़ना बोलेंगे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। तो सुपर फ्लॉप हुए और उनकी बदनामी भी हुई, जगहसाई भी हुई। एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। उनकी एम्बिशन थी, योग की भी थी और पॉलिटिकल भी थी। वो पॉलिटिकल में भी चारों खाने चित हो चुके थे अमेरिका में, और योग में तो हो ही गया था। अब ऐसे में दिमाग में आया आयुर्वेद। आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, चाहे वो तंदुरुस्त रहने के हैं, चाहे मानसिक शांति के लिए, चाहे आध्यात्मिक शांति के लिए, आयुर्वेद इन सबसे भरा हुआ है। ज्ञान ही ज्ञान है। तो उन्होंने उन सिद्धांतों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक शख्स का सहारा लिया, जिसका नाम है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। वो हिंदुस्तानी डॉक्टर थे। थोड़ी सी हिंदुस्तान में हर आदमी की जड़ में आयुर्वेद है ही, और जितना पुराना उतनी ज्यादा। उन्होंने आयुर्वेद की कुछ जो संस्कृत की कोटेशन था, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और भोगवादी दुनिया में तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि आपके सांस नियत है, दुनिया में आप किन के सांस लेके आते हो। किसी के 3 ट्रिलियन, आप धीरे धीरे सांस लोगे,
तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो अमेरिका का आदमी एक सबसे ज़्यादा चीज़ से डरता है, मौत से। वो सोचता है शायद मरेगा ही नहीं। और हम हिंदुस्तानी, हम तो कहते हैं जाए तो ही ध्रुव हो, हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं। कल्चर में फ़र्क है। उनके यहाँ जो बच्चा पैदा होता है वो सेंट्रली एयर कंडीशन में पैदा होता है, उसके पास गाड़ी घोड़ा सब है, और मेरे यहाँ वो सपना है। तो उस भोगवादी दुनिया में जब उन्होंने वैराग्य की बात की, दुनिया को छोड़ो, शांति से बैठ जाओ क्योंकि सोशल सिक्योरिटी है, और तुमने 1 मिनट में 1 साँस लिया तो तुम्हारी उम्र बढ़ गई, तो वो जो आयु का लोलुप था, वो देखते-देखते दीपक चोपड़ा की किताबें बेस्ट सेलर हो गई। तो वो जो दीपक चोपड़ा कोई बहुत अच्छे चिकित्सक नहीं थे। अपने मेडिकल प्रोफ़ेशन में उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े थे। परंतु इस गेम में महेश योगी के माउथ स्पीक बन के उनकी किताबें बेस्ट सेलर हो गई। और उस भोगवादी अमेरिका में क्या चलता है? यश और धन। देखते-देखते दीपक चोपड़ा जी प्रसिद्ध हो गए। इधर दीपक चोपड़ा जी प्रसिद्ध हुए आयुर्वेद के सिद्धांतों को कह के। तो हम हिंदुस्तान में भी उसकी छाया है, और आयुर्वेद विदेशों में पॉपुलर हुआ। और उसको सूत्रधार कौन थे? दीपक चोपड़ा। उसके बाद दीपक चोपड़ा को लगा कि मैं महेश योगी के लिए काम क्यों करूं? वो उनसे अलग हो गए और वो बेस्ट सेलर करके हो गए। और प्राणायाम, देर से सांस लेना, ग्रुप थेरेपी करके काम हुआ। तो वो जो हवा थी वो वैसे हिंदुस्तान में आई। और मैंने इसको देखा है कि अचानक जो आयुर्वेद लुप्त प्राय था, जिसके बारे में बात नहीं होती थी, लोगों ने बात करनी शुरू। तो ये वहां से कहानी शुरू की। और उसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर ये चलने लगे, ये अपनी गति के साथ पॉपुलर होता चला गया। और उसके बाद हमारे देश में भी सत्ता बदली, और सत्ता बदलने के बाद आयुर्वेद को नाम दिया गया। उसके पीछे क्या कारण है, क्या नहीं है, पर आयुर्वेद का प्रचार तंत्र तो बहुत भयंकर हो चुका। और उसका मैं बताता हूँ कि अभी कोरोना गया। कोरोना में काढ़े लोगों ने पिए। सबने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं एक वैद्य भी हूँ और एक आम आदमी भी हूँ। पर आयुर्वेद से अगर लोग ठीक हो रहे होते काढ़े से, तो पहली बात तो हम आयुर्वेद का कोई इम्यूनिटी का मॉडल पैदा नहीं कर पाए। और अगर सरकार इतनी जोर-शोर से कर रही थी तो उसने ज़बरदस्ती हर आदमी को वैक्सीन क्यों लगवाई? तो पॉपुलर तो हुआ। तो क्या ये पॉपुलैरिटी का गिमिक था, या इसका फ़ायदा पब्लिक को होना था? हम उसको शायद नहीं दे पाए। तो अब क्योंकि आयुर्वेद को प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, बड़े-बड़े चिकित्सक भी बोल रहे हैं, और मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ कि किसी समय में, क्योंकि मैं राष्ट्रपति जी का मानद चिकित्सक रहा हूँ, के आर नारायणन साहब का, और जिस समय वो मेरे को मिले थे 1987 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, तो उन्होंने कई लोगों से मेरे ब्लड कैंसर के काम के बारे में बात की थी। उस समय लोग उनकी हँसी उड़ाते थे, और बाद में उन्हीं में से कोई सीएसआईआर का महानिदेशक बना, कोई सीडीआरआई का बना, कोई आईसीएमआर का बना। उन लोगों ने आयुर्वेद पे किताबें लिखी। तो कल तक जो आयुर्वेद को गालियाँ देते थे कि क्वैक हैं, उधर जब दीपक चोपड़ा की कहानी चली, वो रातों-रात आयुर्वेद के कस्टोडियन बन गए, तो आयुर्वेद तो पॉपुलर हो गई। अब जब ऐसे-ऐसे लोग बोलेंगे तो पॉपुलर हो गई। तो आज जो ये मीडिया के टूल है, क्योंकि सबसे आसान है। आपका जो इंस्टाग्राम है, उसपे कोई पैसा तो लगता नहीं। अगर आपने 400-500 रुपए का कोई पैकेज लिया हुआ है, तो सुबह खोल के देखोगे, वो टीवी के चैनल बदलते रहो, उसी तरह लोग इंस्टाग्राम बदलते रहते हैं। पर उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा क्या वाक़ई में हमको हो रहा है, हमारे देश को हो रहा है, हमारी जनता को हो रहा है, उसके ऊपर मेरा संदेह अपनी जगह बरकरार है। क्या आयुर्वेद पॉपुलर हो रहा है, कि आयुर्वेद डिफेम हो रहा है, क्योंकि कई लोग आयुर्वेदा को स्यूडो साइंस बोल रहे हैं। देखिए वैद्य जी, आपने जो भूमिका रखी विदेशों में आयुर्वेद की, और यहाँ तक जो लेकर के आए आप कोरोना को, और सरकार, प्रधानमंत्री, सत्ता, और आईसीएमआर और सीएसआईआर के डीजी, सब में कुछ न कुछ तथ्य छुपा हुआ है। एक सिरे से किसी भी को नकारा नहीं जा सकता।
लेकिन इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें, एक अलग से सीक्वेंस दें, तो मैं इसको इस रूप में कहना चाहूँगा, किसी भी विधा के विकास के लिए राजनैतिक सत्ता का वरदान, सहयोग अनिवार्य है। तो आयुर्वेद भी इस देश की चिकित्सा पद्धति अनादि और शाश्वत काल से है। पहला ही श्लोक हम लोग बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं कि आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान के अंतर्गत कि आयुर्वेद सत्य और शाश्वत है। निश्चित रूप से यह सत्य है। अब बात आती है कि इसी भारत देश में आयुर्वेद का प्रतिष्ठा में कमी क्यों आई, या यह पराभव की स्थिति क्यों हुई? तो इस पर एक गहन विचार की आवश्यकता है। जब से आर्यावर्त में या भारत में यूं कह लीजिए कि एक दूसरे धर्म के शासकों का बोलबाला आया, और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं बिना किसी लाग लपेट के, तो जब से इस्लाम धर्म के मानने वाले शासक यहाँ पर आए और भारत की प्रमुख सत्ता में आ गए, इसको आप 9वीं-10वीं शताब्दी की शुरुआत कह सकते हैं। उन्होंने उनके साथ एक अलग फेथ था, उनकी एक अलग मान्यताएँ थी, अलग एक चिकित्सा पद्धति थी। तो उन्होंने कहीं भी जब उनके आप उनके नवरत्नों को देखेंगे, चाहे उन शासकों की किसी भी गतिविधि को देखेंगे, तो भारत की ज्ञान परंपरा को उन्होंने नष्ट नहीं किया है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, भारत की ज्ञान परंपरा का उन्होंने संवर्धन किया। ज्ञान परंपरा थी, जो आयुर्वेद था, जो वास्तुकला थी, जो स्थापत्य था, जो साहित्य था, जो संगीत था, उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया। उसमें आयुर्वेद भी आता है। आपको कभी नहीं पाएँगे, जैसे मैं रसशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो देखिए रसशास्त्र का स्वर्णिम युग तो उन्हीं लोगों के शासन के काल में रहा है। अब बात आती है, ये 300 साल जब हम लोग ब्रिटिशर्स के पास, तो उनके अंदर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से की भावना। उनको था कि हम सर्वश्रेष्ठ, हम जो जानते हैं वही सत्य है, और जो हम नहीं जानते हैं वो सत्य हो ही नहीं सकता है। तो वो जब आए और उन्होंने देखा कि अरे! भारतीयों के पास एक चिकित्सा पद्धति है, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है, और ये बड़ी ही स्पष्ट, सैद्धांतिक, प्रायोगिक, हर मापदंड पर खरी है। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे कि उन्होंने एहसास दिलाना शुरू किया कि भारत के लोग बुद्धिमत्ता में यूरोपियन से कम, तो भारत की जो भी चीज़ें हैं, वो कम है। ये बेसिक डिफरेंस था, इस्लाम धर्म के मानने वाले शासकों में और ये ब्रिटिशर्स में। मैं कह सकता हूँ यूरोपियन या ईसाई धर्म की मान्यता वाले लोग। तो उन लोगों ने हमारी हर ज्ञान परंपरा को प्रतियोगिता में रख करके प्रतिवाद किया। उन्होंने हमें मानने से इनकार किया, और यह एहसास करा दिया हमारी मानसिकता में कि हम उनसे छोटे, हमारी संस्कृति उनसे छोटी है, हमारा ज्ञान उनसे छोटा है, जबकि हमारे यहाँ गैलीलियो से भी आगे बहुत कुछ है। गैलीलियो अभी जब कुछ नहीं जानते थे, तो हमारे यहाँ आचार्यगण, हम अगर आयुर्वेद के ही आचार्यों का नाम लें तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, और भारतीय ज्ञान परंपरा में जाएँ तो बाणभट्ट से लेकर आर्यावर्त तक, आप परामिहिर किसी का भी नाम ले सकते हैं, जो कि कहीं के आचार्य ऋषि कणाद, कोई कम नहीं था। लेकिन उन्होंने इसे मान्यता नहीं दी वैद्य जी। उन्होंने कहा कि यार, भारतीयों का ज्ञान परिकल्पना है, विज्ञान नहीं है। आज स्थिति उलट गई है। तो उन्होंने इस पर आयुर्वेद पर प्रश्न चिन्ह लगाया, और इस प्रश्न चिन्ह का नतीजा ये हुआ, ये जो आज के जो भारतीय हैं, और पिछली बार ये 19वीं शताब्दी के, मैं फिर उसी राजनैतिक विचारधारा पर आ रहा हूँ कि 1920 और 1940 के कांग्रेस के अधिवेशन से आप देखेंगे, लाहौर और पुणे के, तो वहाँ पर रिज़ॉल्यूशन है कि स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति होगी। लेकिन जब 1947 में अपना देश स्वतंत्र हुआ, तो उन्होंने इंडियन मेडिकल काउंसिल तो बना दी 1951-57 के आसपास ही। लेकिन आपको पता है कि सीसीआईएम कब जाकर के बनी? 1970 में। और वो भी 2 वैद्य, जब एक राज्यसभा के मेंबर हुए, एक लोकसभा के मेंबर हुए। वैद्य अनंत शर्मा लोकसभा में आए उड़ीसा से, गुंजन से, पंडित शिवसाब शर्मा गए मुंबई से राज्यसभा में। इन 2 वैद्यों का योगदान है कि हमें एक इस भारत देश में, जो 1920 और 1940 में
आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित कर रहा था, वह जाकर के 1970 में आयुर्वेद को एक लीगलाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना पाया। ये विचारधाराओं का अंतर तो था ही। और ये जो अंग्रेज छोड़ करके गए और ये जो ब्यूरोक्रेट्स आए और वो जो उस कल्चर के राजनेता आए, उन्होंने आयुर्वेद को मानने से मना किया। अब प्रश्न यहाँ पर ये भी उठता है कि आखिर ये आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी आज इतनी ज़्यादा क्यों आई? तो एक तो हमें जो हम पराभव में गए, इसलिए कि हमें राजनैतिक वरदहस्त नहीं मिली। हमारे कॉलेजेज़ उतने सुदृढ़ नहीं हुए। आयुर्वेद के पढ़ने के लिए लोगों में उनको ऐसा प्रोत्साहित नहीं किया गया। जो भी आयुर्वेद में एडमिशन लेता था, तो उसको ये माना जाता था कि नहीं, इसको तो कहीं कुछ नहीं मिला, तो ये आयुर्वेद करने आया। आज स्थिति एकदम उलट है। आज हमारे जो संस्थान हैं, जामनगर, जयपुर के, वहाँ पर एमबीबीएस छोड़ करके बच्चे एडमिशन लेने आ रहे हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेज़, मैं किसी खाली जामनगर और जयपुर तक सीमित नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन एक स्थिति इस देश में ऐसी रही, मैं कह सकता हूँ कि 1947 से स्वतंत्र भारत में लेकर के 1990 तक, जब आयुर्वेद को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बुक्स में जब देखते हैं ना, तो उसमें आता है 1980 तक कि आयुर्वेद कैसे डील होगा, वन ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। वो तो बाद में सारी चीज़ें हमारी बनी, वो एक अलग चर्चा का विषय है। मैं इस पर आ रहा हूँ आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी पे। तो आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी के बीज पड़ गए थे, आप समझ लीजिए कि 1970 के आसपास। इस पे एक बहुत अच्छा राइटअप है लेट मैडम सविता सतकोपन का, जो कि चेयरपर्सन रही आयुर्वेदिक फार्माकोपिया कमेटी की। उन्होंने कहा कि अपसर्ज ऑफ द वेस्ट टू द नॉलेज ऑफ द ईस्ट, दैट इज द आयुर्वेद, स्पेसिफिकली हर्बल मेडिसिन। जब उनकी चिकित्सा पद्धति सफल नहीं हो रही थी, वो टिंचर पर थे, जहां भी थे, तो उन्होंने हर्ब्स की तरफ देखना शुरू किया। लेकिन 1920 में उनको पेनिसिलिन मिल गई, वो हर्ब्स को भूल गए, साइड इफेक्ट एडवर्स। 1940 में, 1935 में चोपड़ा कमेटी आ गई और उन्होंने हर्बल मेडिसिन के ऊपर बात करना शुरू किया। वहां भी वो रुक गए, उनको सल्फा ड्रग्स में। फिर उनको एंटीबायोटिक्स की रेंज मिलती चली गई 1990 तक। वो फिर आयुर्वेद को और हर्बल मेडिसिन को भूल गए। लेकिन 1990 के बाद आज तक कोई, अभी जैसे कि आप इस 2 दशक में देखें, तो कोई एक नई एंटीबायोटिक नहीं आई है। तो और उनको इसके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट्स दिखने लगे, ज़्यादा अपेक्षाकृत, मैं कहूँगा अपेक्षाकृत। वो फिर एक ऐसी रेमेडी की तलाश में आए, जो कि उनको शरीर को कम दे, और उसमें वेस्टर्नर्स भी थे। और अब जो हमारे भारत के लोगों की मानसिकता आज भी है, अभी थोड़ा पिछले 10 सालों में परिवर्तन हुआ है। भारतीयता, भारतीय राष्ट्रीयता के बारे में लोगों की सोच बदल रही है। लेकिन तब भी ये होता था कि जो वेस्ट से आए वही सही। योग जब योगा होकर के आया तो लोगों ने माना। उसी तरीके से वैद्य जी, जब आयुर्वेद आयुर्वेदा होने लगा, तो लोग थोड़ा इस पर सोचने लगे कि कुछ है। और फिर एक मरता क्या न करता। तो जब एक मेंटल हेल्थ वाली बात जो आजकल चली, जो आपने अभी कहा, तो आयुर्वेद का सिद्धांत वही है कि समदोषा समाग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थित विधीयते। आत्मा मन, जो आपने डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी का रेफरेंस दिया, और सारे वो सारी चीजें जब लोग तह में जाने लगे, उन्होंने दीपक चोपड़ा साहब को हाथों हाथ लिया। मैं एक और नाम जोड़ दूं तो बसंत लाड जी को हाथों हाथ लिया। लेकिन जब उसके मूल का उनको पता चला, तो उन्होंने पाया कि ये तो सिर्फ ऊपर की चीज़ है, तह में तो बहुत कुछ है जो भारत में ही है। तो आयुर्वेद की तरफ आने लगे। आयुर्वेदिक संस्थाओं में आकर के साल-साल भर वो रहने लगे। यहाँ पर कोर्सेज़ करने लगे। फिर यहाँ से जा कर के उन्होंने पिछले 20 साल में काफ़ी कुछ हुआ है इस तरीके का। तो आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी जिसको शब्द कहते हैं, भारत में, तो यह, मैं फिर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी को याद करके कहना चाहता हूँ, उनको नमन करके कहना चाहता हूँ कि उन्होंने तो कहा ही था 1904 और 1912 में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, कि भारतीय चिकित्सा विद्या को, व्यवस्था को वैद्यों ने संभाल रखा है। वैद्यों को बस विज्ञान का ज्ञान देना है, और विज्ञान और आयुर्वेद सिद्धांतों से लेकर के युवा अनुरूप आयुर्वेद बनाना है। लेकिन कुछ नीति निर्धारकों ने यहाँ पर, और कुछ भारतीय जनमानस ने, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनमानस की ऐसी प्रतिक्रिया हो गई, एलोपैथी सबसे अच्छा है, जो आयुर्वेद है उसको वो थोड़ा सा सेकेंड ग्रेड घुलने सा लगा था। लेकिन अभी भी भारत था, भारत में आयुर्वेद था, भारतीयता थी। लेकिन अब जब वेस्ट से लोग आने लगे, तो उन्होंने आयुर्वेद को मानना शुरू कर दिया।
और अब आयुर्वेद के लिए पहले सीधी-सी बात है कि जब हम लोग अपनी ग्रेजुएशन में 1986 1990 में थे, तो कहते थे लोग कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो सामने वाला पूछता था क्या करते हो? तो आयुर्वेद में पढ़ते हैं। तो ऐसे मुँह कर लेता था। आज 2005 और 10 के बाद जब लड़का बताता है कि मैं बीएमएस मेडिसिन लेता हूँ, आजकल तो जी आयुर्वेद का बड़ा बोलबाला है। हुँ। 2020-25 में तो हाँ जी, आयुर्वेद तो बहुत अच्छा है। तो ये ज़रूर परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन का श्रेय भारत की सरकार, भारत के आयुर्वेदज्ञ, भारत के जितने भी नीति नियंता जो कि अभी अभी जो आपने रेफ़रेंसेस दिए, अब सब लोग बदल गए हैं, सब कस्टोडियन हो गए हैं। भारत का नीति आयोग, जिस योजना आयोग में कहीं कुछ नहीं मिलता था आयुर्वेद को, वहाँ पर नीति आयोग एक अलग से लैटरल एंट्री आयुर्वेदज्ञ को दिए हुआ है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स छप रहे हैं कि 2035 तक क्या होगा। इंटीग्रेशन की बात हर कॉलम पे हो रही है और वैद्य जी भारत को तो एक तरफ हम लोग रखते ही हैं। जो अभी आपने कहा अमेरिका और अमेरिका की भोगवादी संस्कृति, तो वहाँ पर पहुँचिए, वहाँ उनके यहाँ सबसे बड़ी संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। उन्होंने अपने सेंटर का नाम ही बदल दिया 2013 में। उनके यहाँ निकैम था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नेशनल सेंटर फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन। 2013 में उनको उन्होंने नाम रख दिया कि नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ, एनसीसीआईएच। तो इंटीग्रेशन जिस पर आज भारत सरकार पूरा जोर दे रही है कि हमको द बेस्ट लेना है। तो आयुर्वेद की महत्ता बढ़ी है, आयुर्वेद की स्वीकार्यता बढ़ी है, आयुर्वेद जनमानस में पुनः उसी रूप में वापस आ रहा है, क्योंकि एक जो हमारा देखिए आयुर्वेद को 3 हिस्सों में बाँटे ना भारतीय जनमानस को। एक बिल्कुल जो अभी भारत के कानून में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला, ये सब भारत के कानूनों की व्यवस्था है ना, हम लोग व्यक्ति को भी बाँट के रखे हैं आर्थिक स्तर पर। एक भारत का मध्यम वर्ग, एक भारत का उच्च वर्ग, एक उच्च कुलीन वर्ग। तो जो भारत का बिल्कुल गरीबी रेखा वाला है, उसको तो ठीक होना है, उसको अगले दिन मज़दूरी करने जाना है। उसको इंजेक्शन चाहिए, टैबलेट चाहिए, जो भी है उसको ठीक होना है। तो वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति चाहता है कि वो कल अपनी मज़दूरी कर सके। जो भारत का मध्यम वर्ग है, वो हमेशा बीच में मध्यम वर्ग से ही रहता है। उच्च वर्ग आयुर्वेद को समझता सुनता नहीं था और जो उच्चस्थ वर्ग है, वो भी आयुर्वेद को बहुत कुछ मानता नहीं था। अब रिवर्स ऑर्डर है। जो सबसे उच्चतम वर्ग है भारत का, जिसको कि इंडस्ट्रियलिस्ट, कैपिटलिस्ट आप कह सकते हैं, वो आयुर्वेद के बारे में सुनना पसंद करता है। वो अपने लिए एक अलग से आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं। दूसरे स्तर पर आइए उच्च वर्ग, वो भी अब आयुर्वेद के प्रति बड़ा एक अच्छा दृष्टिकोण रखता है और मध्यम वर्ग का भी यही हाल है। तो ये जो पॉपुलैरिटी आई है, वो समय का प्रभाव है और लोगों के अपने अनुभवों का प्रभाव है और कोरोना ने इसमें स्वर्णिम योगदान दिया। लेकिन जो आपका ये प्रश्न आता है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा कि सरकार ने काढ़ा बहुत प्रचार किया। हर एक पद्धति का है उसका तुरंत एक उसकी फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स भी आ गए। फिर सबको वैक्सीन भी लगवाई गई। लेकिन वैद्य जी आपका ध्यान हम इस तरफ भी दिलाना चाहेंगे कि उस समय रसौषधियों ने कितना प्रभाव डाला मरीज लोगों के ऊपर और कितनी रसौषधियाँ बाहर से हो गईं और कमर्शियल में उनके उत्पादों का इतना ज़्यादा उपयोग हुआ कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ रहीं, जैसे कि जो बड़ी गणमान्य कंपनियाँ हैं, जिन्होंने उनके रसौषधियों में महत्ता हासिल कर रखी है और उनके पास स्टॉक नहीं थे। तो ये एक मिश्रण है। मैं इसको ये कहना चाहूँगा बड़ी विनम्रता से कि सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बार-बार इन बातों को रखा, हर फोरम पर रखा, ग्लोबल समिट में रखा, मन की बात में रखा, हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर रखा। आयुष मंत्रालय ने भी बहुत इसमें बढ़-चढ़ के भाग लिया। भव्यता तो आ ही गई है, दिव्यता भी आई है, नव्यता भी आ रही है आयुर्वेद में। तो मैं समझता हूँ कि जनमानस इसको इसलिए स्वीकार कर रहा है। लेकिन जो प्रश्न आया आपका कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर का आयुर्वेद, उस पर तो आपके बराबर मुझे भी संशय है कि वह आयुर्वेद है कि क्या है? जी, देखिए, आपने बोला राजनेताओं का संशय, पॉलिसी मेकर का संशय। जी, मैं एक चिकित्सक हूँ जी, और मैं जनता के बीच में रहता हूँ। जी, आप एक इंस्टीट्यूट को बिलॉन्ग करते हैं। आप सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं से वाकिफ़ हैं जी, और मैं ज़मीन पे जनता से जुड़ा हुआ हूँ। जी, मैं एक मिसाल देता हूँ जी, बम्बई की। बम्बई में हूँ और मैं अपना शोध पत्र
माइग्रेन के ऊपर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में रैंडमाइज्ड ट्रायल करके सिद्ध कर चुका हूँ। मैं लंदन में और स्वीडन में अपना पोस्टर भी दिखा चुका हूँ। तो एक महिला है बम्बई की, जिनको ज़बरदस्त माइग्रेन के अटैक आते, अचानक बेहोश हो जाती, और उनके जो डॉक्टर हैं, बम्बई के एक बड़े स्वयंभू हेडेक स्पेशलिस्ट हैं। वैसे तो वह एमडी मेडिसिन है, पर उन्होंने अपने को माइग्रेन हेडेक स्पेशलिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। बड़ी भीड़ होती है, तो उनका वो इलाज कर रहे थे। तो आखिर में एक दिन उन्होंने, उन डॉक्टर ने बोला कि देखिए समय आ गया है, आपको हाथ बदल लेना चाहिए, हुँ, आप इनको आयुर्वेद में ले जाओ। उस लेडी के घर में उनके हस्बैंड, उनके बेटे, दामाद सब थे। तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, जो भी करो आप, जो भी करो, हम आयुर्वेद में नहीं जाएँगे। जी, ये 2009 की बात है। ये मानसिकता। नहीं, नहीं जाएँगे। हुँ, क्यों नहीं जाएँगे? बोले हमारे यहाँ कुछ सैड एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जी, तो हम लोगों की पॉलिसी है कि हम आयुर्वेद का इलाज कराएँगे नहीं। ये एक ज़मीनी हकीकत थी। जी, जी, फिर वो 1-2 महीने बाद फिर गए। हालत उनकी खराब थी, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती थी। एक दाना चक्कर आता था, होता था। फिर गए। अब डॉक्टर साहब ने क्या बोला? अभी तक उन्होंने आयुर्वेद बोला था। बोले देखो, मैं तुम्हें जिसके पास भेज रहा हूँ, वो अलग है। अब यहाँ पर विचित्र स्थिति हो गई है कि बम्बई में बहुत बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज है, जी, एक नहीं कई हैं। 5 है, हाँ, और वो बम्बई के प्रतिष्ठित लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हाँ, और उनके घर में डॉक्टर भी हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने बोला, अच्छा एक काम करो, इस आदमी से जाके मिल लो। तो मैं बम्बई में था उन दिनों, वो मेरे से मिलने आए, और उसी समय उस लेडी को ज़बरदस्त अटैक पड़ा। मैंने ऐसा माइग्रेन का अटैक नहीं देखा, आँखें बिछ गईं, जैसे मिर्गी का अटैक होता है, और बेहोश हो गई। उनके हाथ-पैर फूले। मैंने नब्ज़ देखी पित्त की नाड़ी से। मेरे पे 100 बूटी अभ्रक भस्म रखी थी। मैंने उनके मुँह में डाली, और वो पता नहीं मुँह में गई कि नहीं, आँखें खुल गईं। वो हैरान हो गए। तो क्या हुआ? एविडेंस, जी, चमत्कार। हुँ, तो स्वीकार किसने किया? एविडेंस ने। एविडेंस लेके आ। स्वीकार किसने किया? चमत्कार ने। आज वो परिवार आयुर्वेद बोलता है, परंतु क्या बोलता है? मेरा आयुर्वेद है, वैद्य बालेंदु प्रकाश। मुझे इससे खुशी नहीं होती। हाँ, इसको मैं भी इसको इस रूप में कहना चाहूँगा कि इसको आयुर्वेद के रूप में देखा जाए, तो बहुत लोग उत्साहित होंगे पर क्या और हुआ हाँ, कि ये जो इक्का-दुक्का केस हैं, तो आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी जो हुई होगी सो हुई होगी। पर मेरे को आयुर्वेद से जो पॉपुलैरिटी हुई, वो तो इंस्टाग्राम तो पैदा ही नहीं हुआ था, इंटरनेट भी पैदा नहीं हुआ था, पूरी दुनिया में पैदा हुआ। मानते हैं इस बात को? तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने आयुर्वेद को उठाया, मैंने कहा नहीं, आयुर्वेद ने मेरे को उठाया। हाँ, बिल्कुल सही, तो एकदम सही। और आयुर्वेद जो हुँ, आज उठा है, हुँ, तो अभी जो हमारे नए लोग आ रहे हैं, जी, चाहे इंस्टीट्यूशन है, हाँ, चाहे वो नए वैद्य हैं, जी, मुझे पता है जब मैं एविडेंस की बात करता था, हुँ, जब मैं आयुर्वेद में विज्ञान की बात करता था, तो आयुर्वेद के बड़े-बड़े मठाधीश मेरे को कहते थे, तुम साइंस की बातें क्यों करते हो? तो आयुर्वेद में हुँ, हुँ, जैसे-जैसे हमने हुँ, विज्ञान को जोड़ा, एविडेंस को जोड़ा, और आज हाँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हर कोई एविडेंस की बात कर रहा है, वही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू में मंत्रालय बना दिया, पैसा दे दिया, सब दे दिया, और आखिर में एक दिन क्या बोला? बहुत हो गया, अब एविडेंस पैदा करो। हाँ, उनको तो लगातार इसी के और लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो आखिरी उद्बोधन एविडेंस का है, हुँ, उसके बाद अब पूरे देश में एविडेंस की बात हो रही है। फिर कोरोना काल में अब हम वात पित्त कफ को छोड़कर विकृति के ऊपर हमने काम शुरू किया, नहीं तो हम उसी में चले रहते थे। तो समाज का अभिजात्य वर्ग, समाज का प्रबुद्ध वर्ग, विज्ञान वर्ग जब ऐसा देखेगा तो प्रसिद्धि होगी होगी। परंतु जी, परंतु आज भी आयुर्वेद को जो मिथ्या तरीके से, अब आंवला पीना, आंवला खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो बोला आंवला खाएंगे तो शायद अमृत हो जाएंगे। पर मैं एक वैद्य हूँ, मुझे आंवले से ही एलर्जी है। क्या होता है? आंवला खाता हूँ,
और 3 दिन में मेरे को राइट कान में ओटाइटिस हो जाती। और मेरे को नहीं, मेरे पिताजी को भी थी। तो आयुर्वेद में लिखा है स्वभाव विरुद्ध। तो नानावधि भूतम जगत किंचित, संसार में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसमें औषधि गुण नहीं है। इसी तरह कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो सबको स्वभाव अनुकूल हो। तो मेरे पिताजी को भी एलर्जी थी। हुँ, और तो और मेरे मित्र हैं डॉक्टर सी के कटियार, जी, आयुर्वेद के कर्णधार, वो हुँ, भी आंवले से एलर्जिक है। जी, तो ये जो हम इंस्टाग्राम पर, हुँ, जो फेसबुक पर या हाँ, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आँख मीच के, तो आयुर्वेद केवल कोई दवा नहीं है। कोई कहता है किलो खाओ तो सब हो जाएगी, आयुर्वेद है हेतु चिकित्सा, सन्निकृष्ट हेतु, विपृष्ट हेतु। तो क्या ये जो प्रचार हो रहा है या जो प्रसार हो रहा है, उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सम्मान मिल रहा है? नहीं मिल रहा। स्वयंभू स्वयंभू वैद्य बन रहे हैं, सेल्फ मेडिकेशन है। और ये शायद किसी भी चिकित्सा के लिए, चाहे वो एलोपैथिक चिकित्सा हो, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, चाहे यूनानी चिकित्सा हो, वो उसके पराभव का ही कारण बनेगा, उससे उठ ही नहीं सकता वो।